नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं फिर से उत्तराखंड का एक प्रीवियस पेपर लेकर। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे और जो मैंने पिछली वीडियो बताई है उसी में से आप खुद देखेंगे कितने राइटर सिमिलर आए हैं और उन्हीं रचनाओं को बार बार इसमें डाला जा रहा है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं। जो प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, यहाँ पे देखो छूट रहा है, विशेषण मैं ऐड कर देता हूँ, आदि शब्दों में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वह कहलाते हैं अनीय प्रत्यय, वितन प्रत्यय, यत प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय। तो दोस्तों, उसका सही उत्तर क्या होने वाला है? तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को क्या कहते हैं? याद रखना, तद्धितांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तद्धितांत। लेकिन धातु और क्रिया के साथ जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन प्रत्यय को क्या बोलते हैं? कृदंत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय दोस्तों? कृदंत प्रत्यय। और कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय होता है? सॉरी, कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय से बने शब्द को ही कृदंत शब्द कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से अतीन्द्रिय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है अति और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अति इंद्रिय का मतलब क्या होता है? इंद्रियों से परे। और अति का अर्थ क्या होता है? सीमा से परे। ठीक है, इस अति का क्या मतलब होता है? सीमा से परे। तो मतलब कि किसी भी चीज से पार निकल जाना। अति इंद्रिय मतलब इंद्रियों से परे। ठीक है। तीसरा प्रश्न आ रहा है, पसीना शब्द का तत्सम रूप है प्रसीवन, प्रस्वन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्विनन। पसीने का ही तत्सम रूप है। और यहीं पे अगर हम बात करें कि पसीना शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो पसीना शब्द का सबसे मेन पर्यायवाची आप याद रखेंगे स्वेद। ठीक है, स्वेद रख लेना याद। वो दूसरा शब्द है ऊपल। क्या है दोस्तों? ऊपल है। और प्रस्तर है। ठीक है, प्रस्तर। और हम एक और नाम ले सकते हैं, पाहन। ठीक है, पाहन। और श्रम बिंदु बोलते हैं, श्रम सीकर बोलते हैं, श्रमवारी, श्रमकर्ण भी पसीने के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न संख्या आ रही है तीसरे नंबर पे। नाटक, चौथा प्रश्न है, सॉरी, नाटक लेखन में संवाद से पूर्व निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कोष्टक, कोलन, योजक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जब हम नाटक करते हैं और संवाद, जैसे कि मान लो राम जी और सीता माता में संवाद चल रहा है। अब देखो, अब आपको याद आ जाएगा। देखो, राम जी का संवाद होगा ना, तो ऐसे लिखा होगा, ऐसे, और फिर उनकी बात लिखी होगी। फिर इनके जवाब में सीता माता का ऐसे लिखा होगा, फिर इनकी बात लिखी होगी। तो ये जो है ना, यही है वो क्वेश्चन का आंसर। और इसी को बोलते हैं कॉलन। और कॉलन जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द दिया हुआ है। और कॉलन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसको कहते हैं अपूर्ण विराम। क्या बोलते हैं दोस्तों? अपूर्ण विराम। ठीक है दोस्तों, अपूर्ण विराम, वह पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हालांकि उद्धरण चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। लहरें व्योम चूमती उठती हैं। लहरें जो थी वो आसमान को चूम रही हैं। क्या ये बात सच हो सकती है? क्या ये बात सच हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती ना। तो अतिशोक्ति, संदेह, प्रतीप, दृष्टांत, तो उसका सही अंतर क्या हो जाएगा? अतिशोक्ति। जब किसी बात को बड़ा चढ़ाकर लिख देते हैं तो वहां पे अतिशोक्ति होती है। छठा प्रश्न आ रहा है, परिचर्या शब्द का पर्यायवाची। दोस्तों, क्या बोल रहा है? परिचर्या शब्द का पर्यायवाची क्या है? मेधावी, तृष्णा, सेवा, श्रद्धा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? सेवा। याद रखना, सेवा। और मैं तुम्हें एक चीज़ यहीं पे बता दूं, छोटी सी बात है। देखो, मेधावी के पर्यायवाची क्या होते हैं और मेधावी के पर्यायवाची क्या नहीं होते, क्योंकि तुम इसको जो पर्यायवाची नहीं भी है ना, उसको भी पर्यायवाची में ऐड कर दोगे, क्योंकि वो शब्द ही ऐसे हैं। जैसे आप याद रखना, विद्वान को कभी ना लगाएं। किसको ना लगाएं? विद्वान को कभी ना लगाएं। पंडित को कभी ना लगाएं। सुधी को कभी भी ना लगाएं। विशेषज्ञ को कभी मत लगा देना। निष्ठावान को कभी मत लगा देना। विद्वान, विचारशील, ये सब मेधावी में नहीं होते हैं। मेधावी का पर्यायवाची होता है, याद रखना, बुद्धिमान। रट लेना इस बात को, लिख लेना। मैं पहले बता रहा हूं, बुद्धिमान, अक्लमंद, प्रज्ञ, विज्ञ, ठीक है, प्रतिभाशाली, ये सब क्या है? इसके ऊपर वाले पर्यायवाची हैं। नीचे वाले को पर्यायवाची को बिल्कुल कभी भी मत लगा देना। ऑप्शन विद्वान, पंडित, सुधी, विशेषज्ञ और निष्ठावान, विद्वान या फिर विचारशील, इनको कभी भी ना लगाएं। अगले प्रश्न में चलते हैं। अरे हाँ, ये रहा ना, सातवां प्रश्न। अंश का अर्थ भाग है, तो इस अंश का क्या होगा? तो उभय, आशा, सहारा, कंधा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इस अंश का आंसर क्या होता है? कंधा। अच्छा, उभय और अभय,
अभय का मतलब क्या होता है? देखो, उभय का मतलब होता है दोनों, याद रखना, और इस अभय का होता है निर्भय, जिसको डर ना हो। ठीक है, तो ये भी हमने बता दिया। आगे प्रश्न बनना है बहुत अच्छा। लोक उक्ति किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा, अरबी भाषा, हिंदी, संस्कृत। तो दोस्तों किसका है बताइए जल्दी से। सबसे ज़्यादा देखो डाउट किस में लग रहा होगा आपको, हिंदी में या संस्कृत में ही लग रहा होगा, तो उसका सही आंसर क्या है? संस्कृत, याद रखना। और यहीं पे इसका भाई है एक मुहावरा। ठीक है, मुहावरा, मुहावरा किसका होता है? अरबी का होता है कि, ठीक है, मुहावरा वाक्य का अंश होता है और लोक उक्ति अपने में ही पूर्ण होता है। याद रखेंगे, लोक उक्ति अपने में क्या होता है? पूर्ण होता है। मुहावरा क्या होता है? वाक्य का एक अंश होता है। आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सी गद्य रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? भैया देखो, महादेवी वर्मा के लिए तो मैं अलग से वीडियो बना देता हूँ, बहुत बार हर परीक्षाओं में पूछा जा रहा है और मैंने इनको बहुत बारीकी से पढ़ा भी दिया है। श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, अशोक के फूल और पथ के साथी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? अशोक के फूल, क्योंकि ये किसका निबंध है? ये HPD का निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अगर हम और निबंध की बात करते हैं तो निकाल लीजिए नोटबुक और लिख लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए आप कौन कौन से निबंध का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले अशोक के फूल को लिख लीजिए, कल्पलता है, विचार वितर्क है, कूटज है, कल्पतरु है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं सबसे ज़्यादा मैं पहले बता रहा हूँ, और अशोक के फूल भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ था इनके बारे में, लेकिन समय है कम, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मुझे कहीं जाना पड़ गया था, तो वो वीडियो आधे में से मुझे रोकना पड़ा था। आदि से अंत, आदि से अंत के लिए एक शब्द होगा। आदि अंत, आद्योपांत, अक्षरश, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होना है? आद्योपांत। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न आ रहा है, बहुत 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 स्टार मार्क बना देता हूँ मैं इसको, अच्छा लग रहा है मुझे ये। ठीक है, नदी नाव संयोग लोक उक्ति का अर्थ क्या है? लघु मेल, विस्तार मेल, दीर्घ मेल और क्षणिक मेल। अब मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं, चलो लो मैंने इसको काट दिया, दीर्घ मेल गलत है। अब बताइए क्या हो सकता है? नदी नाव का संयोग, लघु मेल, विस्तार मेल, क्षणिक मेल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? क्षणिक मेल इसका सही उत्तर होगा। आगे प्रश्न बनना है 12वां, निर्मेष शब्द का अर्थ बताइए। निर्मेष शब्द का अर्थ, तो दोस्तों बिना पलक झपकाए, पलक झपकाना, आलस्य आना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? निर्मेष, निर बिना मेष, पलक झपकाए मतलब बिना पलक झपकाए। आगे प्रश्न बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न आ रहा है, और 13वां प्रश्न के लिए नोटबुक निकाल लेना दोस्तों, क्योंकि इसको लिखना बहुत जरूरी है। आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है। वैदिक संस्कृत, मंडारिन चीनी, प्राकृत और फारसी पहलवी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है बताइए? इसका सही उत्तर होने वाला है मंडारिन चीनी। अब मैं एक चीज़ तुम्हें बता देता हूँ, देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, क्या कि इसमें अगर मुझे मिल जाए वो चीज़, तो मैंने अगर लिखी हो तो मैंने शायद नहीं लिखी है वो, बट मैं फिर भी आपको बता दूंगा एक दो चीज़ें। आप देखो इसमें क्या लिखना है, अब हेडिंग डाल लो आर्य भाषा परिवार में शामिल, जो शामिल हैं। तो याद रखना संस्कृत, क्या है? संस्कृत, पाली, फिर है प्राकृत, फिर है अपभ्रंश। आप बोलोगे ये सब तो हमें पता ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फारसी, ठीक है, अवस्था, फिर है ग्रीक, फिर है आपके लिए लैटिन। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है? लैटिन। और ये सब प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत शामिल होते हैं। अब बात करते हैं आधुनिक आर्य भाषा के अंदर, किसके अंदर? आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत। तो सबसे पहले लिखेंगे आप अंग्रेजी, क्या लिखेंगे आप? अंग्रेजी, फिर लिखेंगे रूसी, फिर लिखेंगे जर्मनी, फिर लिखना है स्पेनिश, ठीक है, स्पेनिश, फिर फ्रांसीस, फिर पुर्तगाली, इतावली, फारसी। देखो फ्रांसीसी अलग है, फारसी अलग है, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, मराठी। इस दोस्तों इस प्रश्न को पूरा लिख देना, मैं जो बोल रहा हूँ पूरे पूरे शब्द लिखना, ताकि आप आगे ना फंसो। ये सिलेक्शन वाला क्वेश्चन था, याद रखना ये सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है। ऑल इंडिया, प्रश्न देखो क्या बनना है? ऑल इंडिया रेडियो दिसंबर 1957 ईस्वी के बाद निम्नलिखित में से किस नए नाम से पुकारा जाने लगा? तो दोस्तों ये प्रश्न तो देख के ही बनने वाला है, लेकिन मैं इसमें से एक ऐसा प्रश्न पूछने वाला हूँ जिसमें से कि आपको लगेगा यार ये क्या पूछ लिया। चलो देखो भाई, ऑल इंडिया रेडियो दिसंबर 1957 के बाद किस नाम से पुकारा जाने लगा? आकाशवाणी, उर्दू सर्विस, रेडियो सीलोन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सबको बात है ये। अब मेरा क्वेश्चन है 1957 में किसके कहने पर नाम चेंज हुआ था भाई? किसने ये नाम सुझाया था?
याद रखना, ये नाम किसने सुझाया था? नरेंद्र शर्मा ने। किसने दोस्तों? नरेंद्र शर्मा ने। याद रखना। अब अगली लाइन देखो क्या बोल रहा है। आकाशवाणी जो है, आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब होती है? 8 जून को। कब होती है दोस्तों? 8 जून 1936 को। और दिसंबर 1957 में इसका नाम चेंज क्या हो जाता है? आकाशवाणी हो जाता है। लेकिन मैं तुम्हें एक नई चीज़ बताने वाला हूँ, इसका जो प्रकाशन होता है 23 भाषाओं में होता है। किस भाषाओं में होता है दोस्तों? 23 भाषाओं में और 179 बोलियों में। ठीक है, कितने बोलियों में? 179 बोलियों में होता है। अब देखना अगला प्रश्न इसमें क्या बोल रहा है, इसी से रिलेटेड आता है विविध भारती। क्या आता है दोस्तों? विविध भारती की शुरुआत कब से हुई है? 1957 से। कब से हुई है दोस्तों? 1957 से विविध भारती की शुरुआत हुई है। आकाश जो ऑल इंडिया रेडियो था, इसकी जो पहली विदेशी सेवा थी, विदेशी सेवा याद रखना, विदेशी सेवा पश्तो भाषा में शुरू हुई थी। ठीक है, पश्तो भाषा में शुरू हुई थी ऑल इंडिया रेडियो की विदेशी सेवा। याद रखना, जो अखरोट शब्द है, अखरोट वो पश्तो भाषा का शब्द है। अचार जो है, अचार पश्तो भाषा का शब्द है। पठान जो है पश्तो भाषा का शब्द है। नटखट जो है, सॉरी, खर्राटे जो शब्द हैं ये भी पश्तो भाषा का शब्द है। तहस नहस पश्तो भाषा का शब्द है। बाढ़ इसका पश्तो भाषा का शब्द है। पटाखे पश्तो भाषा का शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है 15 नंबर पे, बच्चों को तेज बुखार था, इस वाक्य में क्रिया बता दीजिए कौन सी है, किस क्रिया का प्रयोग हो रहा है? तो देखो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? कर्म क्रिया, पूरक क्रिया या कर्म और पूरक क्रिया दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? पूरक क्रिया इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आ रहा है, नेपथ्य में हंसी काव्य संग्रह किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण का, राजेश जोशी का, केदारनाथ अग्रवाल का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? राजेश जोशी का। अब इसी में देखो कॉपी पेन निकाल लो, ताकि आगे अगर राजेश जोशी से रिलेटेड प्रश्न बने तो आप सही कर सको। राजेश जोशी का जन्म जो है 1946 में हुआ है। इनके काव्य संग्रह में बात करेंगे तो एक दिन बोलेंगे पेड़, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, ठीक है, दो पंक्तियों के बीच, इनके ये काव्य संग्रह थे। जादू जंगल इनके नाटक हैं। अच्छे आदमी इनका नाटक है ना। सोमवार तथा अन्य कवि कहानियाँ इनकी कहानी है, सोमवार तथा अन्य कहानियाँ राजेश जोशी की। ठीक है दोस्तों, और वहीं पे अगर हम बात करें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, किसकी बात करते हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ? 1927 में। तीसरे सप्तक के कवि थे ये। याद रखना, जो अज्ञे है ना, अज्ञे सच्चिदानंद वात्सन अज्ञे, इन्होंने ना तार सप्तक की शुरुआत करी थी। कितने की? तार सप्तक की। और तार सप्तक कितने निकाले थे? 4। और पहला कब निकला था? 1943 में। और 1943 में निकला था, जिसको अज्ञे के युग को क्या कहते हैं? याद रखना, प्रयोगवाद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रयोगवाद कहते हैं। जैसे आधुनिक काल में देखो, सबसे पहले भारतेंदु युग आता है, फिर द्विवेदी युग आता है, फिर छायावाद युग आता है, फिर प्रगतिवाद आता है, फिर प्रयोगवाद आता है। तो ये प्रयोगवाद जो है 1943 से शुरू हुआ था। और किसने शुरू किया था? अज्ञे ने। क्या निकाला था? तार सप्तक। तार सप्तक में कितने कवि रहते थे? 7 कवियों का समूह रहता था। कितने तार सप्तक निकले? 4 तार सप्तक निकले। पहला कब निकला? 43 में निकला। दूसरा कब निकला? 1951 में निकला। तीसरा कब निकला? 1959 में निकला। चौथा कब निकला? 79 में निकला। तो देख रहे हो दोस्तों, 4 सप्तक मैंने आपको बता भी दिए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक का है? तो तीसरा सप्तक का है, जिसके संग्रह याद रखना हमेशा, कांठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टके लोग, कोई मेरे साथ चले, ये सब इनके काव्य संग्रह किसके? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के। इनकी एक कविता भी है, याद रखना, वो बहुत अच्छी कविता है, मंगहू, मंगहू की टाई। ठीक है, मंगहू की टाई। ठीक है, अगला इनके लघु उपन्यास में देखो, पागल कुत्तों का मसीहा भी लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सोया हुआ जल भी लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। तो दोस्तों इनको सब लोग नोट कर लेना। और यहीं पे अगर हम केदारनाथ अग्रवाल की बात करते हैं, किसकी करें? केदारनाथ अग्रवाल की। तो इनका जन्म कब हुआ है? 1911 में। और ये किसके हैं? याद रखना, प्रगतिवाद के हैं। ये किस युग के लेखक हैं? प्रगतिवाद युग के। ठीक है, 1936 से शुरू हुआ है। क्या? प्रगतिवाद। प्रगतिवाद में देखो, नींद के बादल लिखा है इन्होंने, गुल मेहंदी लिखा है, जमुन जल तुम लिखा है, कहे केदार खरी खरी, खुली आंखें खुले डैने, मार प्यार की थापे, फूल नहीं रंग, आग का आईना, पंख और पतवार, अपूर्वा इनकी एक रचना थी, याद रखना,
अपूर्वा, अपूर्वा 1984 की, ठीक है, जिसके लिए 1986 में इनको क्या मिला, 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। युग की गंगा लिखा है इनने, मेरी हो तुम, है ना, अनहारी हरियाली। और अगला नाम आ रहा है कुंवर नारायण का दोस्तों, किसका, कुंवर नारायण का। इनका जन्म कब हुआ है, 1927 में हुआ है, ठीक है, कुंवर नारायण, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है, परिवेश हम तुम। इनकी सबसे ज्यादा फेमस क्या है, आत्मजयी, आत्मजयी 1965। अगला नाम इनकी एक और रचना है ना, वाज सर्वा के बहाने, वाज सर्वा के बहाने 2008। अपने सामने लिखा है इनने, कोई दूसरा नहीं इन दिनों, ठीक है। ये सब इनके काव्य संग्रह थे। वहीं पे हम बात करें किसकी है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का देखो बकरी नाटक है इनका सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, क्या, बकरी नाटक, बकरी, ठीक है। बकरी नाटक कब का था, 1974 का था। अब इन्होंने एक और लिखा था लड़ाई, 1978 1979 में, 79 में। अब और नहीं, अब सॉरी, अब गरीबी हटाओ, अब गरीबी हटाओ 1981 का था इनका ही, ठीक है, नाटक। आगे बढ़ते हैं 17 सवाल में। स्वर संधि का भेद नहीं है, बिल्कुल फ्री का नंबर है, इसमें तो सबको ही सही कर देंगे। गुण संधि, जसत्व संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, याद रखना, जसत्व संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जन संधि, अयादि संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब एक चीज याद रखना, मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, देखो क्या था वो, कल मैंने स्वर वाली वीडियो में बताया ना, भूल गया था मैं। स्वर वाली वीडियो जिसने देखी होगी, मैंने बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में कुछ, और मैं बताना भूल गया। जब संधि स्वर पढ़ रहे थे ना हम, संधि स्वर, संधि स्वर मैंने 2 डिवाइड करे थे। एक बोला था दीर्घ स्वर और एक बोला था मैंने संयुक्त स्वर बोला था। जो दीर्घ स्वर में था बड़ा आ, बड़ी बड़ी ई और बड़ा ऊ, इसमें मैंने बोला था ए ओ आए और आओ। याद रखना, इनको गुण स्वर बोलते हैं। कौन से स्वर बोलते हैं, गुण स्वर बोलते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, वृद्धि स्वर। अरे गुण स्वर कौन से हैं, गुण स्वर हैं आपके बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, मैंने गलत बोल दिया। और वृद्धि स्वर कौन से हैं, गुण स्वर संधि में देखो, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में 2 मात्राएं होती है ना, ए आई ओ आओ। देखो नए शब्द मिल गए तुम्हें, वृद्धि स्वर ये होते हैं। और गुण स्वर कौन कौन से होते हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, गुण स्वर और वृद्धि स्वर। आगे बढ़ते हैं। रमेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, उद्देश्य याद रखना। जब हम वाक्य पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। क्या होता है दोस्तों, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। राम चोरी करता है, चोरी करता है, तो राम क्या है, उद्देश्य होता है, ठीक है। जिसके बारे में बात की जाती है वो उद्देश्य होता है। जिससे कुछ चीज बताई जाती है सब्जेक्ट के बारे में, उसे विधेय बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो, राम पुस्तक पढ़ता है, किसके बारे में पढ़ता जा रहा है, पुस्तक पढ़ता है कौन, राम। जिसके बारे में बताया जाता है वो उद्देश्य होता है। तो दोस्तों इसमें वाक्य में उद्देश्य क्या हो जाएगा, रमेश पुस्तक पढ़ता क्या हो जाएगा, याद रखना, विधेय। क्या होता है ये, विधेय होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी बता दो। प्रज्वलित, गुरु, सीधा साधा, ज्योत्सना। तो दोस्तों इसका सही सा उत्तर क्या हो जाएगा, सीधा साधा, क्योंकि प्रज्वलित भी शुद्ध लिखा हुआ है, गुरु भी शुद्ध लिखा हुआ है, ज्योत्सना भी शुद्ध लिखा हुआ है। अशुद्ध वर्तनी बतानी थी। अगला प्रश्न आ रहा है, हस्ताक्षर शब्द बताइए कैसा, बहुवचन, एक वचन बहुवचन, दोनों प्रसंग के अनुसार परिवर्तन। बिल्कुल नहीं हो सकता परिवर्तन, क्योंकि ये क्या है, हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। किस रूप में प्रयोग होता है, ये हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखो क्या बन रहा है, 1824, बस 2-3 सवाल हैं, इसी में समाप्त कर देते हैं। 1824 ईस्वी में सिपाहियों की कौन सी रेजिमेंट ने समुद्री मार्ग से म्यांमार जाने से इनकार किया था। बहुत अच्छा प्रश्न लग रहा है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। 1824 ईस्वी में सिपाहियों की कौन सी रेजिमेंट ने समुद्री मार्ग से म्यांमार जाने से इनकार किया था। 42वीं रेजिमेंट, 38वीं रेजिमेंट और 45वीं रेजिमेंट और 47वीं। कब, 1824 में, ठीक है।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर होने वाला है आपका 47वीं रेजिमेंट ने। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आ रहा है इसमें 22वां प्रश्न देखो, निम्नलिखित उत्तराखंड के किस जिले में नारायण आश्रम स्थित है? चमोली, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़। तो दोस्तों ये तो देखकर ही बताने वाला आंसर है। क्या आंसर है इसका? पिथौरागढ़। देखने में भी टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। तो अगला सवाल आ रहा है, निम्नलिखित में भूतापीय उपयोग करने में प्रथम स्थान स्थित देश है? न्यूजीलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? आइसलैंड। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग करने वाला कौन है? आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी क्या होती है? याद रखना, आइसलैंड की राजधानी क्या होती है? मैं तुम्हें बता दूं, रेकजाविक। याद रखना इसकी और खासियत, उत्तरी छोर की, पूरे विश्व की उत्तरी छोर की राजधानी, सबसे उत्तरी छोर की राजधानी कौन सी है? आइसलैंड। किसके आसपास है ये? ग्रीनलैंड के आसपास है आइसलैंड। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये आगे को प्रश्न आ रहे हैं उत्तराखंड के, बट मैं करूंगा नहीं, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।